नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारत के शौर्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान का अमर प्रतीक है। 26 जुलाई 1999 जब भारतीय सेना ने दुर्गम पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को धूल चटाकर ऑपरेशन विजय को सफल बनाया और तिरंगे की आन बान शान को फिर से बुलंद किया। टाइगर हिल, टोलोलिंग, पॉइंट 4875 और बटालिक की चोटियां आज भी उन रणबांकुरों की वीरता की गवाही देती हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कैप्टन विक्रम बत्रा का ये दिल मांगे मोर, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और सैकड़ों वीरों की गाथाएं हर भारतीय के दिल में आज भी जिंदा हैं। आज पूरे देश में कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। द्रास के कारगिल वार मेमोरियल से लेकर देश के अलग अलग शहरों तक पुष्पांजलि, कैंडल मार्च, सैन्य सलामी और श्रद्धा समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, पूर्व सैनिक और आम नागरिक उन वीरों को नमन कर रहे हैं जिनकी कुर्बानी ने भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा। सवाल सिर्फ इतिहास को याद करने का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह बताने का है कि आजादी और सुरक्षा की कीमत क्या होती है। पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, हम चर्चा का रुख करेंगे। दो खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कारगिल, जहां बर्फ से ढकी चोटियों पर सिर्फ गोलियां नहीं चली बल्कि भारत के वीर जवानों ने अपने खून से इतिहास लिखा। 26 जुलाई 1999 को खत्म हुए इस युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती के सामने झुकने वाली नहीं है। साल 1999 की गर्मियां, लेकिन कारगिल, द्रास, बटालिक और बशकों की ऊंची बर्फीली चोटियों पर हालात बेहद ठंडे और खतरनाक थे। पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों ने भारतीय सीमा के भीतर कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। जब भारतीय सेना को इसकी जानकारी मिली तो शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। करीब 2 महीने तक चले इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने लगभग सीधी चढ़ाई कर दुश्मन के मजबूत ठिकानों पर हमला बोला। ऊंचाई, बर्फ, ऑक्सीजन की कमी और लगातार दुश्मन की फायरिंग के बावजूद भारतीय जवान पीछे नहीं हटे। टाइगर हिल, टोलोलिंग और पॉइंट 4875 जैसी चोटियों पर भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार सहित सैकड़ों वीरों ने सर्वोच्च बलिदान देकर तिरंगे की शान बरकरार रखी। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक तौर पर कारगिल युद्ध में विजय की घोषणा की। तभी से हर वर्ष ये दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में सेना ने अमर शहीदों को सैन्य सम्मान दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, पूर्व सैनिक और शहीद परिवारों ने पुष्प चक्र अर्पित कर वीरों को श्रद्धांजलि दी। देश भर में कैंडल मार्च, श्रद्धांजलि सभाएं, विशेष प्रदर्शनी और राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सैन्य संस्थानों में युवाओं को कारगिल के वीरों की गाथाएं सुनाई जा रही हैं ताकि नई पीढ़ी समझ सके कि देश की सुरक्षा किन बलिदानों से सुनिश्चित होती है। कारगिल युद्ध ने भारतीय सेना को आधुनिक निगरानी प्रणाली, बेहतर हथियार, ऊंचाई वाले युद्ध प्रशिक्षण और खुफिया समन्वय जैसे कई क्षेत्रों में सुधार करने की प्रेरणा दी। आज भारतीय सेना पहले से कहीं अधिक आधुनिक, सक्षम और सतर्क मानी जाती है। कारगिल विजय दिवस सिर्फ अतीत को याद करने का अवसर नहीं, ये उन सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए न्यौछावर कर दिया। हर तिरंगा, हर सलामी और हर श्रद्धांजलि यही संदेश देती है कि भारत अपने वीरों को कभी नहीं भूलता। चलिए हम रुक करेंगे चर्चा का। दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं,
उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बातों को समझने की कोशिश करेंगे उस दौरान की। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और कर्नल एस एस भड़ानिया है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। जय हिंद सर। पहले तो सर आप दोनों को हैप्पी कारगिल दिवस, विजय दिवस। तो शुरुआत मैं करूंगा यूके देवनाथ सर से। सर, कारगिल युद्ध बेहद ऊंचाई पर लड़े गए आधुनिक युद्धों में गिना जाता है। आपके अनुसार इसकी सबसे बड़ी सैन्य और रणनीतिक विशेषता क्या थी और दुनिया की सेनाओं ने इससे कौन कौन से सबक सीखे हैं? साहिल, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एक नया ऑपरेशनल एक्सपीरियंस था। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से श्रद्धांजलि जताना चाहता हूं जो इंडियन एयरफोर्स के वीर योद्धा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान जान की बलि दी। MI-17 अटैक हेलीकॉप्टर था। उनको एक मिशन दिया गया था कि रॉकेट अटैक करें सोलो लिंक पर। तो उस अटैक के दौरान इस मिशन में 4 MI-17 थे। इस 4 में से पहले 3 तो सेफली अपने अपने रॉकेट फायर करके वापस आ गए। जो चौथा हेलीकॉप्टर था MI-17 डाइव में अटैक के लिए, तो पाकिस्तानियों ने उस पर स्टिंजर, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, उनके पास स्टिंजर शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स थे, उन्होंने फायर किए, जिससे कि ये क्षतिग्रस्त होके वहीं पे युद्ध भूमि में क्रैश हो गया। और उसमें जो पायलट थे स्क्वाड्रन लीडर राजीव पुंदीर, को पायलट थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुब्रमण्यम, जो गनर थे, फ्लाइट गनर जो कि वेपन सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं, सार्जेंट प्रसाद, और जो फ्लाइट इंजीनियर थे सार्जेंट राजकिशोर शाहू, वो वीर गति को प्राप्त हुए। इसके अलावा MiG-21 था, उसको भी उन्होंने मिसाइल से गिरा दिया। मोस्ट प्रोबेबली वह भी एक स्टिंजर शोल्डर फायर मिसाइल था। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा वीर गति को प्राप्त हुए। इसके अलावा फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता भी शॉट डाउन हुए। वो MiG-27 उड़ा रहे थे, लेकिन उनको समय मिला इजेक्ट करने का। जब वो लैंड किए पैराशूट से तो उस तरफ, LOC के उस तरफ लैंड किए, तो पाकिस्तानी जो PLI के ट्रूप्स थे उन्होंने उनको बंदी बना लिया। फिर बाद में काफी समय के बाद एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उन्हें इंडिया को वापस कर दिया। तो मैं आज अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। श्रद्धांजलि तो मैं सारे हमारे 527 वीर जवान जो शहीद हुए और 26 जो ऑफिसर्स शहीद हुए, उनको भी देना चाहता हूँ। साहिल, देखो, हाई ऑल्टीट्यूड में जो ग्राउंड अटैक मिशन हैं वो बहुत ही अलग तरह के होते हैं। इंडियन एयरफोर्स दशकों से हाई ऑल्टीट्यूड से ग्राउंड टारगेट्स पर हमला करने की प्रैक्टिस करती रही। लिमिटेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं खुद MiG-23 पायलट था। 1979 में जब मेरा कमीशन हुआ, शुरुआती दौर में तो हंटर उड़ाया, नैट उड़ाया, लास्ट में मैंने MiG-23 उड़ाया। तो MiG-23 से हम लोग को प्रैक्टिस दी जाती थी कि समुद्र में कैसे हवा से नेवी दुश्मन के शिप पर अटैक करना है। मुश्किल है, हमने सीख लिया। जमीन पर अगर राजस्थान के डेजर्ट में या पंजाब की प्लेन्स में लड़ाई है तो हमें सिखाया गया कि किस तरह से रॉकेट्स, फ्रंट गन से या मिसाइल, बॉम्ब से जमीनी टारगेट पर अटैक करना है। ठीक है, सब लोग सीख जाते हैं, मैं भी सीख गया। हाई अल्टीट्यूड में साइल थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में जो टारगेट थे कारगिल में, जैसे हम देख रहे हैं, वो सब 14,000 16,000 फीट के हाइट पर थे। उसका मतलब है कि जो हवाई जहाज है उसको वहां से ऊपर रहना पड़ेगा। इंटेलिजेंस ने पहले ही हमें बता दिया था कि इनके पास एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं। तो जो ब्रीफिंग थी शुरुआती दौर में वो ऐसी थी कि एयर डिफेंस मिसाइल के जद्दोजहद से बाहर रहकर अटैक करने हैं। तो दिक्कतें आती थी, क्योंकि एक जैसे स्टिंजर की बात कर रहे हैं, वो अपवर्ड कोई भी टारगेट 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक एंगेज कर सकता है। तो शुरुआती दौर में अगर हमें लगता था कि कारगिल में हमें, मतलब मैं तो नहीं गया, मैं उस वक्त 20 साल की नौकरी हो चुकी थी, तो हेडक्वार्टर शिलोंग में
मैं स्टाफ में था, यानी मेरा काम था पूरी इंडियन एयरफोर्स से, दक्षिण भारत से, मध्य भारत से, पश्चिम भारत से, पूर्वी भारत से वॉर स्टोर्स को उत्तर भारत की तरफ भेजना। लेकिन हमारे जो मिग 21 पायलट थे, मिग 23 पायलट थे जो मैंने भी उड़ाया, मिग 27 पायलट्स थे, और फाइनली मिराज 2000 के पायलट ने ऑपरेशन सफेद सागर में अच्छा काम किया। होता ये है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड से बॉम्ब गिराते हैं तो देखो साहिल, ऐसा 1999 में भारत में लेजर गाइडेड बॉम्ब महज कुछ दर्जन थे। जी जीपीएस गाइडेड बॉम्ब होते ही नहीं थे। इंफ्रारेड गाइडेड बॉम्ब होते थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टोर थे, यानी जी ट्रायल चल रहे थे। तो जो हमने शुरुआती दौर में जो बॉम्ब्स गिराए, चाहे वो मिग 21 से गिराए हो, मिग 23 से गिराए हो, मिग 27 से गिराए हो, या मिराज 2000 से गिराए हो, वो नॉर्मल आयरन बॉम्ब थे। 15,000 फीट पर आर्मी ने बताया, क्लोज एयर सपोर्ट के लिए एक टीम बनती है, आर्मी का जीएलओ होता है। तो ब्रीफ टारगेट है वहां पर 15,000 किलोमीटर में, तोलोलिंग में। वो शायद उनके पास स्टिंजर है, तो आप उससे भी 10,000 फीट ऊपर रहिए। 25,000 फीट से बॉम्ब गिराने पड़ते थे। तो और कौन से बॉम्ब? वो अनगाइडेड बॉम्ब होते थे, नॉर्मल आयरन बॉम्ब्स। यानी आप एक्यूरेटली निशाना लो, ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने के बाद वो 25,000 से गिरते 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 15,000 पे जाके टारगेट पे गिरेगा। क्योंकि उसमें कोई गाइडेंस किट नहीं होती थी। मैं बात कर रहा हूं मई के महीने की, जून की महीने की। वो टारगेट के कोई 200 गज उधर, कोई 300 गज इधर गिर रहे थे। क्योंकि एयरफोर्स में तब गाइडेड बॉम्ब्स थे नहीं, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स थे नहीं। जी हाँ, फिर हम दौड़े, इसराइल के पास दौड़े, तो इसराइल ने आके मिराज 2000 में लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को गिराने की व्यवस्था की, उसमें जीपीएस किट लगाया, और जहाज में भी लेजर फायरिंग का डिवाइस लगाया। तो ये वाले मिराज 2000 युद्ध के आखिरी दौर में, मैं जुलाई के महीने की बात कर रहा हूँ, तब तक ये एक्यूरेटली ये मिराज 2000 अपना बॉम्ब, क्योंकि वो लेजर गाइडेड थे, गिराते थे। जी पिन पॉइंट एक्यूरेसी देखो, उस जमाने में जो बॉम्ब थे, मैं 1999 की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग के दौरान पिन पॉइंट एक्यूरेसी आती थी, टारगेट के 20 गज इधर गिरा, टारगेट के 30 गज इधर गिरा। राइट लेकिन अंडर ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस, मैं मिराज 2000 की बॉम्बिंग की बात कर रहा हूँ कारगिल में, आप पूछे ना दिक्कतें, बेस्ट पायलट, बेस्ट हवाई जहाज, बेस्ट इसराइल का बना हुआ किट, जो कि उन्होंने महज 5 दिन पहले लगाया था मिराज 2000 में, इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशनल, उसमें हमने जो बॉम्ब गिराए मिराज 2000 से लेजर गाइडेड, वो कोई टारगेट के 60 गज इधर गिरा, कोई टारगेट के 40 गज उधर गिरा। तो बाद में इनको हमने कारगिल युद्ध के बाद मॉडिफाई किया। जी दिक्कतें काफी हैं, काफी दिक्कतें हैं हाई अल्टीट्यूड बॉम्बिंग में। जी। ठीक है सर। मैं करता हूँ दोबारा मैं रुक करता हूँ कर्नल सुब्रमण्यम सर का। सर, कारगिल युद्ध में भारतीय सेना को लगभग सीधी चढ़ाई करते हुए दुश्मन के मजबूत ठिकानों पर हमला करना पड़ा था, सब जानते हैं इस बात को। पर सैन्य दृष्टि से यह कितना कठिन अभियान था, उस समय हमारे जवानों ने किन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया, और आखिर किस रणनीति ने जीत को सुनिश्चित किया था सर? देखिए साहिल जी, ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, ये 16,000 से 18,000 फीट के ऊपर लड़ी गई थी अल्टीट्यूड। मैं आपको पर्सनली ये बता सकता हूँ कि जहाँ तक ये लड़ाई लड़ी गई थी, मेन बैटल द्रास में हुई थी, कुछ कारगिल में, और कुछ बाल्टाल सेक्टर में हुई थी, बटालिक सेक्टर के अंदर। मेरे को 2000 में, मैंने जब अपनी यूनिट की कमांड कर रहा था, तो उस समय मैं द्रास में था लड़ाई के बाद। और टोलोलिंग जो है वो मेरी बटालियन एरिया के अंदर था, तो मेरे को वहाँ की टोपोग्राफी का अंदाजा वो तो देवनाथ सर जो बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ रिज के ऊपर उन्होंने बंकर बना रखे थे। अभी अगर आपके पास लेजर गाइडेड मिसाइल भी हो, तो एक रिज के ऊपर जिसमें स्टीप कॉर्नर्स हैं दोनों तरफ, एयरफोर्स के लिए बहुत मुश्किल टारगेट था, बट दे डिड ए वंडरफुल जॉब, सो माय कॉम्प्लीमेंट टू द इंडियन एयरफोर्स। अभी इस ऊंचाई के अंदर होता क्या है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के अंदर आपको अपनी ट्रुप्स को, अगर वो 9,000 फीट से ज्यादा ऑपरेट करते हैं, तो उनको आपने एक्लेमेटाइजेशन कराना पड़ता है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की जो ट्रेनिंग है यहाँ पे होती है हमारे गुलबर्ग में,
उसके लिए ट्रेन होना पड़ता है, आपके पास वो इक्विपमेंट चाहिए, आपके पास वो सारी चीजें उस समय बहुत कम संख्या में हमारे पास थी। वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर ए हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। और जिसके अंदर आप जब उसके ऊपर स्टीप क्लाइंब के ऊपर चढ़ रहे हैं, बिकॉज दोनों तरफ का एरिया, मान लीजिए एक रिज लाइन है, दोनों तरफ जो माइंस लगी हुई हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप रिज लाइन के साथ साथ ऊपर जाएंगे। और रिज लाइन पे उन्होंने अपने बंकर बना रखे हैं। तो आपका जो टास्क हो जाता है वो आप एक हाई एल्टीट्यूड से लड़ रहे हैं, जहां पे आपको 2 कदम लेने के लिए आपकी सांसें उखड़ना शुरू कर देती हैं। उसके ऊपर दुश्मन की फायरिंग लगातार आपके ऊपर आ रही है, आपके ऊपर वो पत्थरों से भी वार कर सकते थे। तो ये एक वो ऑपरेशन था जो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, हाईएस्ट बैटलफील्ड के अंदर ये लड़ा गया। और इसमें मेरे को कोई शक नहीं है कि हमारे जवानों ने जिस पराक्रम का, जिस शौर्य का, जिस कमिटमेंट का, जिस पेट्रियटिज्म का मुजाहरा किया, दैट इज अनपैरेलल इन द हिस्ट्री। और अब रिजल्ट आपको पता ही है, 3 मई को ये लड़ाई शुरू हुई थी। उस समय हम लोग पकड़े गए थे, बिकॉज हमारी इंटेलिजेंस, वी कुड टेल देम कि वो घुस चुके हैं सर्दियों में भी। बिकॉज होता क्या एल्टीट्यूड के अंदर कि विंटर के अंदर आप कुछ पोस्ट वेकेट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ स्नोफॉल, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक मेंटेनेंस एंड सो ऑन। तो मुशर्रफ ने इसका फायदा उठाया। उसने विंटर में ही अपने जो फौज के साथ कुछ रजाकार मिला के उनको इंडक्ट कर दिया, और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से फोर्टिफाइड कर लिया। सो मच सो, जैसे भी स्टिंगर मिसाइल की बात चल रही है, तो वो भी उन्होंने, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग ड्रॉन वॉर। लेकिन ये रॉ करेज है हमारे लीडरशिप की, जिसके अंदर अभी जैसे हम बात कर रहे थे, तकरीबन हमारी 527 फैटल कैजुअल्टी हुई है, 1300 प्लस इंजर्ड हुए थे। और ये वो युद्ध है जिसको घर घर देखा जा सकता था उस समय। ये पहली बार हुआ युद्धों के इतिहास में कि आपका जो लड़ाई का जो एरिया है, ऑपरेशनल एरिया, वो आप घर बैठे टेलीविजन पे देख सकते हैं। और ये वो युद्ध था जिसके अंदर परमवीर चक्र, 4 परमवीर चक्र, 9 महावीर चक्र और न्यूमरस वीर चक्र जो है वो अवार्ड में दिए गए एज ए गैलेंट्री अवार्ड। और मेरे को फख्र है कि मेरी रेजिमेंट जम्मू एंड कश्मीर राइफल, हमें 2 परमवीर चक्र मिले थे, विक्रम बत्रा और संजय कुमार। तो ये एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं ग्रेट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री माइट एंड रॉ करेज ऑफ इंडियन सोल्जर, जिसका दुनिया में आपको कहीं कोई पैरेलल नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा, मैं ग्रुप कैप्टन को देना स्वीकार करूंगा। सर, कारगिल संघर्ष के दौरान भारत ने सैन्य कार्रवाई के साथ कूटनीति का भी प्रभावी इस्तेमाल किया था। क्या आपको लगता है कि भारत की इस रणनीति ने वैश्विक स्तर पर उसकी विश्वसनीयता और छवि को मजबूत किया? हाँ साहिल जी, हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो नहीं कहूंगा, लेकिन डेफिनेटली हमने एक बड़ा फेवरेबल सा सिचुएशन पैदा किया। दुनिया भर में जितनी हमारी एम्बेसीज थी वो अपने काउंटर पार्ट एम्बेसीज में गई, हाई कमीशन में गई, और वहाँ पे उन्होंने डेफिनेटली ब्रीफिंग दी, जिसमें कि हमने 2 ही मुद्दे दुनिया की दूसरे एम्बेसीज को बताया, हाई कमिश्नर्स को बताया कि एलओसी कहाँ से गुजरती है और पास्ट ट्रेडिशन क्या था। जैसे अभी कर्नल पठानिया ने बताया, पास्ट ट्रेडिशन ये था। देखो साहिल, कारगिल में कोई एलओसी नहीं है। जब एलओसी बनाई गई थी तो कारगिल वाला एरिया आगे सियाचन तक कई जगह पे वो वेल डिमार्केटेड जमीन पर नहीं था, लेकिन कुछ ट्रेडिशंस थी। जैसे कर्नल पठानिया ने बताया कि हमारे पोस्ट हुआ करते थे, उनके पोस्ट हुआ करते थे। नवंबर दिसंबर में जब बर्फ गिरती थी तो हमारे पोस्ट से हम वापस आ जाते थे। तो एक तरह की जो डी फैक्टो कंट्रोल लाइन थी। हमारे जो एम्बेसीज थे उन्होंने समझाया दूसरे देशों को कि कैसे हर साल वहां पर इंडियन आर्मी जो है नवंबर दिसंबर में विकेट करती थी, और अगले साल जब बर्फ पिघल जाती थी मई या जून में, तो हमारे ट्रूप्स जाते थे वहां पे, ऑक्यूपाई करते थे फिर से। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ के ऊपर डिफेंसेस बनाना बड़ा मुश्किल है। लोकल जो स्टोन मैसनरी है उसको हमारे जवान पत्थरों से एक दीवार सा बना देंगे, उसके पीछे हमारी डिफेंसेस रहेंगी। हमारी मशीन गन मोटर्स की डिप्लॉयमेंट उस पत्थर के दीवार के पीछे, सेंगर्स बोलते थे आर्मी वाले। और इन्होंने बनाना एक कस्टम था रिंग डिफेंस बोलकर, ताकि ये पहाड़ की चोटी पे आप बैठे हो, आपने वो पत्थरों से एक वॉल बना दिया, दुश्मन चाहे दाएं से आए, बाएं से आए, सामने से आए, आप झेल सकते हो, उस पर काउंटर फायर कर सकते हो। पहाड़ की लड़ाई में साहिल दुश्मन अक्सर पीछे से आता है,
आप दुश्मन को इस तरह से फेस कर रहे हो, लेकिन दुश्मन क्या करेगा, वो 5, 10, 15 किलोमीटर घूम कर आपके पीछे से चढ़ाई करेगा। तो रिंग डिफेंसेस बना रखी थी आर्मी ने। तो इन सब के जो फोटोग्राफ्स थे हमने दूसरे एम्बेसीज को दिए कि कैसे एनएलआई रजाकर्स ने डिप्लॉयमेंट की हुई है वहां पर। तो दुनिया के सभी देशों ने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए भारत का समर्थन किया। लेकिन किसी भी अब ये बोल ही देता हूं, उन सब ने भारत की तो हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन किसी भी देश ने दुनिया के किसी भी मंच में, चाहे वो ओआईसी का मंच हो, जीसीसी का मंच हो, यूनाइटेड नेशन का मंच हो, किसी भी देश ने पाकिस्तान को नहीं क्रिटिसाइज किया। तो ऐसा ही कुछ हम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी देख चुके हैं कि सभी देश, जब हमने दूसरे देशों को ब्रीफिंग दी, तो हम सब देशों ने कहा हाँ हाँ, हाँ, हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, लेकिन किसी भी देश ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज में ऐसी एक दिक्कत आती है। तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अमेरिका की पौबारा हो गई। अमेरिका ने देखा बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चीन के खिलाफ काम करने का, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने जो इंटेलिजेंस के जो लिसनिंग डिवाइस होते हैं वो गिलगित हुंजा बाल्टिस्तान में लगाएं, चीन के ऊपर सुनने के लिए, नजर रखने के लिए। हाँ, 1999 के बाद एक और डेवलपमेंट हुई कि आस्ते आस्ते चीन इतना पास आ गया पाकिस्तान के। सीपेक वगैरह ये सब उस वक्त इतना ज्यादा वोग में नहीं था, लेकिन 1999 के बाद चीन पाकिस्तान के ज्यादा पास आ गया क्योंकि सीपेक प्रोजेक्ट चालू हो गया। सीपेक प्रोजेक्ट चालू हो, अब जहां पे ये बैटल हुआ या जहां पे सियाचिन है, ये पूरा एलओसी का एक्सटेंशन है काराकोरम की तरफ। तो काराकोरम पास है, वहां से सीपेक आ गया। तो अब चीन भी कारगिल एरिया में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। चीन भी सियाचिन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। अक्सर चाइनीज सैटेलाइट्स और कभी कभी चाइनीज स्पाई प्लेन आके सियाचिन के ऊपर घूम के जाते हैं। कारगिल में भी पाकिस्तानी साइड में जाते हैं। हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि जब ये पाकिस्तान का जो नियरेस्ट एयरबेस है गिलगित स्कार्दू के पास है, जब चाइनीज स्पाई प्लेन आके लैंड करते हैं गिलगित एयरफील्ड में, एयरफोर्स का बेस है पाकिस्तानी, तो हमारे को पता लग जाता है सैटेलाइट से या ह्यूमन इंटेलिजेंस से। तो फिर हम नजर रखते तो पता लगता है कि वो आया कारगिल में। जितने ही हमारी आर्मी की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट से बॉर्डर के उस तरफ रहते हुए 1 किलोमीटर उत्तर में रहते हुए रिकॉग्निशंस करता है जी। चाइनीज स्पाई प्लेन और वापस चला जाता है। तो एक ठीक है, मैं विदेश मंत्रालय की बात करता हूँ। हमारा विदेश मंत्रालय काफी हद तक डिप्लोमेटिक लेवल पे सक्सेसफुल हुआ, लेकिन किसी भी कंट्री ने पाकिस्तान का नाम लेकर कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान को दबाव नहीं डाला। जी। ठीक है सर। मैं कर्नल एस एस पठानिया सर का रुख करता हूँ। पठानिया सर, कारगिल विजय दिवस पर पूरी दुनिया भारत के शहीदों के बलिदान को किस नजरिए से देखती है? क्या आपको लगता है कि ऐसे अवसर सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि युवाओं को सैन्य इतिहास और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का भी माध्यम बनने चाहिए? देखिए साहिल जी, अगर इसको हम विश्लेषण करते हैं, कारगिल वॉर से हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या हमने वहां से लेसन सीखे, किस हद तक हम उन लेसन को इम्प्लीमेंट कर सके ताकि ऐसी घटनाओं की जो दोबारा इसको ना हो सके। उस समय जो हमारी जो इंटेलिजेंस फेलियर थी वो बहुत ज्यादा खुल के सामने आई, क्योंकि ये लोग सर्दियों के महीनों में वहां आके बैठ गए और ना हमारे पास कोई एरियल सर्विलेंस था। बिकॉज अगर एरियल सर्विलेंस भी होती तो आपको बर्फ में दिख जाता है कि कहाँ पे मार्क्स है, फुट मार्क्स है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो वो टोटल इंटेलिजेंस फेलियर थी, जिसके लिए काफी लोगों को जो उसके जिम्मेवार थे उनको उनका पनिशमेंट भी मिला है। दूसरी बात ये थी कि क्या हम लोगों ने ये विजुलाइज किया हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो मुशर्रफ के अंडर ऐसी साजिश कर सकता है? तो साइकोलॉजिकली वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे जो डिप्लॉयमेंट था, उस समय वहां पे एक डिवीजन था, 3 डिवीजन। अभी इस समय वहां पे एक कोर है। और ये आप मान के चलिए कि अपनी गलतियों से सीख के, और हमने ये भी रियलाइज किया
कि जहां तक हम बात करते हैं कि तीनों फोर्सेस जो हैं इनके बीच में इंटीग्रिटी और सिनर्जी है, वो नहीं कर रही थी। सो दिस लेड टू द कंसेप्ट ऑफ सीडीएस। अभी सीडीएस हमारे बन गए हैं। उनका मेन ये यही है कि तीनों फोर्सेस के अंदर ऑपरेशनल इंटीग्रेशन और सिनर्जी क्रिएट की जाए ताकि हम इकट्ठे होकर लड़ सके। नेवी ने अपना काम किया वहां पे, वो ठीक बात है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और इसमें जो मैं तो ये बोलूंगा कि वो ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें हमारे सोल्जर्स ने एक अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। अभी सवाल ये है कि आपने जो सवाल पूछा है कि क्या हमारी कुछ ड्यूटीज बनती हैं उन सोल्जर्स के लिए, या हम अपने कारगिल विजय दिवस के ऊपर हम अपनी प्रेजेंस शो कर दें। आर वी रियली कंसर्न अबाउट द आर्मी एंड द काइंड ऑफ ए sacrifices these people have to make it? जी सर। वहां पे आप लोग 15 से 18,000 फीट की ऊंचाई पे पूरा साल, वहां पे लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, चीजें जम जाती हैं। ये साइचन वाला मामला है। और देखिए यहाँ पे डिफिकल्टी क्या थी, साइचन के अंदर उसकी भी हाइट भी मान लीजिए एक दो जगह को छोड़ के वो 20,000 फुट के करीब होगी, 19-20,000 के ऊपर। बाकी जो उनके जो 3 सेक्टर्स हैं उसके अंदर, और जो आपका जो टेन्योर होता है एज ए यूनिट, वो सिर्फ 3 महीने का होता है कि आपने साइचन ग्लेशियर के ऊपर 3 महीने रहना, बाकी आप नीचे आ जाते हैं। यहाँ की जो यूनिटें हैं वो 2-2 साल वहां पे रह रही हैं। और मेरा जो टेक्टिकल हेडक्वार्टर था वो 15,000 फीट के ऊपर था। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि किस मुश्किल कंडीशन में ये जो फौजी हैं अपने परिवारों से अलग हैं, हार्श वेदर का, हार्श टेम्परेचर का, उसके बाद एक्सीडेंट जो होते हैं हाई एल्टीट्यूड में, ये सारे फैक्टर के बावजूद जिस बहादुरी से, जिस दिलेरी से वो हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, उसमें कम से कम इतना तो बनता है कि वी डेवलप ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दी सोल्जर्स। बट होता क्या है, इट्स अदर वे अराउंड। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट आर्म फोर्सेस। और इवन जो गवर्नमेंट भी रही है, अभी उन्होंने एक नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन होता है, उसमें आर्म फोर्सेस को निकाल दिया है, बाकियों को दे दिया है। सो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी टू एम्पावर द आर्मी, to make it sure that this is the best, respected organization who have given so much of sacrifice. मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने अरुणाचल में भी एल्टीट्यूड में नौकरी की है, यहाँ भी नौकरी की है, और यहाँ पे बहुत जगह आपको बोर्ड मिल जाएंगे लगे हुए, अलग अलग कि सीमेंट के ऊपर किसी ने लिखा हुआ है। तो बड़ा अच्छा किसी ने लिखा है कि वो कहता है कि when you go home, tell them and say that for your tomorrow we gave our today. तो ये तो फीलिंग्स है, बट हमारा देश जो है वो कहीं अलग मोड में चलता है। हम लोग इनकी ना रिस्पेक्ट करते हैं, ना इनकी डिग्निटी ऑनर करते हैं। और आप आए दिन देखेंगे कहीं ना कहीं किसी ना फौजी के ऊपर, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, पुलिस वाले यहाँ अत्याचार कर रहे हैं, या सिविल सोसाइटी के मेंबर है उनके पीछे लगे हुए हैं। एंड गवर्नमेंट इज जस्ट हेल्पलेस अबाउट इट। स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, दिस मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न which we must look deeply inside ourselves and do the truthful introspection. बिल्कुल सर, काफी अहम बातें रखी आप दोनों ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए, शुक्रिया समय देने के लिए। ग्रुप कैप्टन युग देवना सर शुक्रिया, कर्नल सर शुक्रिया समय देने के लिए। तो साफ है आज विजय दिवस है और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित पूरा देश कर रहा है, श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। कारगिल की चोटियों पर गूंजती गोलियों की आवाज आज भले ही इतिहास बन चुकी हो, लेकिन उन वीरों का साहस आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। तिरंगे की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, उनके बलिदान का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। कारगिल विजय दिवस हमें याद दिलाता है कि देश की सीमाएं सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सैनिकों के अदम्य साहस, अनुशासन और सर्वोच्च बलिदान से सुरक्षित रहती हैं। आइए हम सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके आदर्शों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लें। सवाल आज का में इतना ही। दार्श न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।